सो फाइनली परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो लोग भी, जी हाँ, जो लोग भी उत्तर प्रदेश के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लगभग वो सारे सब्जेक्ट जिनकी आप डिमांड करते हैं, ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई है। कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से और ऑफिशियल सोर्सेज से। सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में, ठीक है ना। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि वैकेंसी आई कहाँ से है। तो देखिए, वैकेंसी आई है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस। ये एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर है, और काफ़ी जानी मानी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी, और 400 से भी ज़्यादा जो कॉलेज हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं। काफ़ी जानी मानी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो इसके करियर वाले सेक्शन में आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आवेदन का पूरा तरीका ही चेंज हो चुका है। पहले आपका जो टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट, वो खाली 20 नंबर का होता था। अब वो बढ़ाकर 40 नंबर कर दिए गए हैं। मैं आपको पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल सोर्सेज से ही बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके 2 फेज में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है। हम सारी चीज़ें समझेंगे, किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ लीजिए। देखिए, पहला होगा फेज़ 1 और दूसरा होगा फेज़ 2। फेज़ 1 में आपका जो एपीआई स्कोर है वो 100 नंबर का होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के, ठीक है ना। तो 100 में से आपका एपीआई लगभग अगर 60 भी आ रहा है तो आपको ये इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। प्लस आपका रिटन टेस्ट होगा 40 नंबर का। अब 40 नंबर का जो रिटन टेस्ट होगा ना, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। सपोज दैट आप जैसे इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अर्थशास्त्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने नेट पास किया होगा। जिस लेवल का आपका नेट का एग्जाम हुआ था, उसी लेवल का यहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ये रिटन टेस्ट आपका होगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज आपकी टेस्ट होगी, और इन दोनों को मिलाकर आपका क्यूमुलेटिव हो जाएगा 140 का। इन दोनों को मिलाकर 100 नंबर का तो ये हो गया, 40 का ये हो गया, ठीक है ना। फिर आपका फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 में आपको यहाँ पर असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल, जो कि 20 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। आपकी जो पढ़ाने की जो क्षमता है और स्किल है वो चेक की जाएगी, ठीक है ना। और प्रेजेंटेशन होगा। हो सकता है कि आपको पीपीटी स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाने को के लिए बोल दिया जाए, और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा आपको 10 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। तो ये चीज़ हो गई। चलिए, हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो टेस्ट होगा वो 40 नंबर का होगा, और वो नेट के लेवल का होगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर साइंस बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो टेस्ट होगा वो गेट का जो सिलेबस होता है उस लेवल का आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो एपीआई स्कोर कैलकुलेट होगा उसका 30% वेटेज होने वाला है। एपीआई का कितना वेटेज होने वाला है? 30% होगा। बहुत सारे लोगों को एपीआई के बारे में जानकारी हो गई होगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो में एपीआई के बारे में बताता रहता हूँ, ठीक है ना। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो सुन लें गौर से। देखिए, ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा थे तो उसके 15 नंबर आपको मिलेंगे। अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग आपको नंबर या फिर पॉइंट्स आप बोल सकते हैं वो मिलेंगे। 60% या उससे बीच में आपकी परसेंटेज थी तो उसके 13 नंबर रहते हैं। इसी तरीके से 55 और 60 वालों के लिए 10 नंबर रहते हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, और अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, ठीक है ना, ताकि हम आपको राय मशवरा दे सकें कि आपके लिए ये वैकेंसी सही भी है या नहीं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा थे तो उसके 25 नंबर रहते हैं। एमफिल की अगर हम बात करें तो 60% या उससे ज़्यादा थी आपकी परसेंटेज तो उसके 7 नंबर रहते हैं। इस तरह से ये परसेंटेज रहती है। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो उसके 30 नंबर रहते हैं, और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो उसके 7 नंबर रहते हैं। खाली नेट क्वालिफाई कर रखा है तो 5 नंबर मिलेंगे आपको। सेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो 3 नंबर मिलेंगे। और रिसर्च पेपर आपने लिखे हैं, पब्लिकेशन करे हैं, ये तो जब ही होता है ना जब हम किसी पीएचडी में इनरोल्ड हों, जब हम किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो तभी हम रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करते हैं। तो हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं।
टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, मतलब आपने कहीं पर पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है, तो उसके 10 नंबर यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सर हमने स्कूल में पढ़ाया है। कहाँ पर पढ़ाया है? स्कूल में पढ़ाया है, मतलब 10th लेवल पर या फिर 12th लेवल पर। तो देखिए स्कूल लेवल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका नहीं माना जाएगा। एक्सपीरियंस वही माना जाएगा जहाँ पर आपने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया हो। उसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता है। कई लोगों को डाउट होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अवार्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के आपको 3 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से, और अगर आपके पास अवार्ड है स्टेट लेवल के तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके पास एमफिल और पीएचडी दोनों भी होंगी, तब भी वो 30 नंबर से ज़्यादा नहीं ले सकते, मैक्सिमम 30 ही ले सकते हैं। अब किसी ने नेट, जेआरएफ और सेट फैट सभी क्वालिफाई कर रखा, तब भी 7 नंबर से ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अवार्ड कैटेगरी में भी 3 नंबर से ऊपर नहीं निकल सकते आप। समझ में आ रही बात? हाँ, ये है। अब देखिए सेट वगैरह उत्तर प्रदेश का ही माना जाएगा, और पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में सेट तो होता ही नहीं है, बहुत दिनों से नहीं हुआ, पता नहीं कब से नहीं हुआ, होता भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो वेटेज होने वाली है ना, 30% वेटेज होने वाली है आपकी एपीआई स्कोर की। और टोटल आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो एपीआई, देखिए एपीआई का क्या काम है, एपीआई और ये जो आपका टेस्ट होगा ना, इसके बेसिस पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू डिसाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लीजिए, किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। अब मैं अगर आपको सब्जेक्ट दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितनी वैकेंसी है। अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैकेंसी वगैरह दे रखी हैं। अर्थशास्त्र में भी वैकेंसी है, समाजशास्त्र में है, मनोविज्ञान में है, समाज कार्य है, अंग्रेजी है, हिंदी है, इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, पत्रकारिता संस्थान है, और राजनीति शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, संस्कृत है, पत्रकारिता विभाग है, ललित कला है, वाणिज्य मतलब कॉमर्स वगैरह है, विधि लॉ है, संख्या की मतलब स्टैटिस्टिक्स है, गांधी अध्ययन पीठ है, ठीक है ना, गांधीयन स्टडीज वगैरह, और उर्दू में भी वैकेंसी है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, वैकेंसी अच्छी खासी है यहाँ पर। प्रोफेसर लेवल की भी वैकेंसी है जो कि सीनियर लेवल की होती हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर की ये भी सीनियर लेवल की वैकेंसी होती हैं, और ये है एंट्री लेवल वाली वैकेंसी जिन्हें बोलते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पर मजे वाली बात यह है कि अगर आपकी एज 62 भी है ना, उससे कम होनी चाहिए। 62 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 62 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपने पास से नहीं बोल रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बता रहे हैं। और अगर हम सैलरी की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पर आप सैलरी भी देख सकते हैं 57,700। ये परमानेंट सैलरी होने वाली है, आपकी परमानेंट वैकेंसी है ना, तो यहाँ पर आपकी सैलरी भी परमानेंट होने वाली है। अब जो लोग जो आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, तभी उन्हें आरक्षण का फायदा मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, और यूनिवर्सिटी आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। 62 साल, ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। 62 साल, 62 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये नोटिफिकेशन इनका पहले भी आया था, 2023 में नोटिफिकेशन आया था, तो ये पुराना वाला नोटिफिकेशन है। नया वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नया वाला नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन अभी दिखाते हैं आपको, 1 मिनट रुकिए ज़रा, कहाँ गया, आई थिंक ये वाला है, हाँ यही है, ये नया वाला नोटिफिकेशन है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसे छोटा करके दिखा देता हूँ। ये आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर 20 फरवरी, अभी हाल फिलहाल में ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये इस जगह पर पढ़िएगा। 1/3 मतलब 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये वेबसाइट है, ये लिंक है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यही पोर्टल है सामर्थ, इसका पोर्टल है सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल, वहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, और उसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर आपको यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा, इस एड्रेस पर भेजना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस इनके एड्रेस पर भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। रही बात इसमें आपका जैसे आपने, अगर आपने देखिए सपोज दैट आपने पीजी कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, वो भी 55% के साथ, ठीक है ना। ये है जनरल वालों के लिए, किसके लिए, यूआर कैंडिडेट के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके अगर 50% भी हैं पीजी में तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, NET नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD होना चाहिए, ठीक है ना।
तो नेट पीएचडी होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये एपीआई स्कोर के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, यहाँ पर उन्हीं लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं जिनके पास पीएचडी है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। तो क्योंकि ओनली पीएचडी के ही 30 नंबर मिलते हैं, और रिसर्च पेपर किन लोगों के पास होते हैं? जाहिर सी बात है, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या जिन्होंने पीएचडी कर ली है, उन्हीं के पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पर पीएचडी वालों के ज़्यादा चांसेस हैं। ओनली नेट के बेसिस पर आप यहाँ पर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए जो दूसरी वैकेंसी अभी निकली थी उत्तर प्रदेश मतलब यूपी पीएससी की तरफ से, आपने फॉर्म भी फिलअप किया होगा, उसका टेस्ट भी होने वाला है। तो उसके लिए उनके लिए वो सही है। आपके पास पीजी और नेट है तो आपके लिए वो कॉलेज लेवल की जो वैकेंसी आती है वो सही रहेगी, ठीक है ना। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर डिपार्टमेंट वाइज पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाने, क्योंकि आप इसमें प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और फिर प्रोफेसर बनते हैं। लेकिन आप डिग्री कॉलेज लेवल पर इतना कुछ आप वहाँ पर सिक्योर नहीं कर पाते हैं। अगर आप वहाँ से भी प्रोफेसर लेवल पर जाना चाहते हैं तो फिर भी आपको पीएचडी तो करनी पड़ेगी। प्रोफेसर बनने के लिए तो पीएचडी करनी पड़ती है, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए भी पीएचडी करनी पड़ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर तक तो आप पीजी प्लस नेट के हिसाब से आपका काम चल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए 21/2/2026 को ये नोटिफिकेशन आया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। और 1 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो हो सकता है ये दोबारा से रिवाइज्ड नोटिफिकेशन निकाल दें। अभी तो इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है, बस एक इन्होंने इसमें ऑनलाइन आवेदन की डेट बता दी है। बाकी तो पुराना नोटिफिकेशन ही आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन वाले पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे अभी तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये अभी चालू नहीं है, ठीक है ना। ये जब चालू होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। रही बात बाकी सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएंगी। ओके, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल सोर्सेज से। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.